पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। वैसे तो सेंटकॉम के चीफ़ अक्सर पाकिस्तान आते हैं और कोई बहुत बड़ी ख़बर के तौर पर हम उसको शाया नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ का जब दौरा अमेरिका हो तो उसकी सियासी हलकों में काफ़ी अहमियत के तौर पर उसको देखा जाता है। जनरल बाजवा काफ़ी कोशिश करते रहे अपनी एक्सटेंशन के दौर में कि उनको विज़िट मिल जाए, लेकिन विज़िट उनको उस वक्त मिली जब बिल्कुल उनका अख्ताम हो रहा था दूसरी उनकी जो टर्म थी 3 साल की, उस मौके के ऊपर। लेकिन अभी इनके पास 2 साल मौजूद हैं। अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस, वो भी अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन फ़ौज के जो ताल्लुकात हैं वहाँ पेंटागन के साथ, उसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा मामलात की शक्ल बनती है। इस रीजन के अंदर अफ़गानिस्तान की क्या सूरत होगी, CPEC के ऊपर जो सिक्योरिटी खदशात होते हैं उसके क्या मामलात होंगे, हम अफ़गानियों को वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं उसकी क्या शक्ल होगी, अफ़गानिस्तान के उन लोगों को वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान की मईशत है। पाकिस्तान की मईशत के लिए असूली तौर पर तो बराह रास्त आर्मी चीफ़ का ना डिसीजन मेकिंग में और ना किसी पॉलिसी के अंदर, ना ऑपरेशनल साइड के ऊपर कोई रोल नहीं बनता। लेकिन पिछले एटलीस्ट 7-8 साल के अंदर ये तीसरा चौथा मौका है कि आर्मी चीफ़ जो है उसकी ये ड्यूटी लगाई जाती है कि वो पाकिस्तान को दोस्त मुल्कों से पैसे लेकर दे। पहले ये काम जनरल बाजवा ने किया जब इमरान खान की हुकूमत आई उस वक्त, फिर जब PDM की हुकूमत आई तो दूसरी दफ़ा जनरल बाजवा ने किया, 10-10 अरब डॉलर के पैकेज लिए, जिससे पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन से निकल गया। अब ये तीसरी दफ़ा ज़िम्मेदारी इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के ज़िम्मे लगाई गई है। वो सऊदी अरब से, UAE से, चाइना से और कतर से उन्हीं लाइनों के ऊपर दोबारा इमदाद हासिल करने के लिए कोशा रहे। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, MBZ से मुलाकात हुई, चाइनीज़ लीडरशिप से मुलाकात हुई कि पाकिस्तान को इस डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन से बचाएं और पाकिस्तान बहरान से निकल जाए और मईशत संभल जाए। लेकिन इस दफ़ा चैलेंज उससे बढ़कर एक है, वो ये है कि इस दफ़ा जो फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो 25-30 अरब डॉलर सालाना है और वो 8-10 अरब डॉलर हमें कोई रोल ओवर कर दे, कर्ज़ों की मुद्दत में तोसी दे दे तो सिर्फ उससे मसला नहीं हल होता। या IMF को फ़ोन करवाया गया 2 मौके के ऊपर, जनरल बाजवा ने भी फ़ोन किया और मौजूदा जो चीफ़ हैं उसकी तरफ से भी फ़ोन करवाया गया कि किस्त का वक्त के ऊपर अजरा हो जाए। हमारी हालत देखिए, 25 करोड़ का मुल्क है, अच्छी खासी तगड़ी इकॉनमी भी है, मईशत ठीक है, सिर्फ डॉलर ना होने के सबब हम दुनिया के आगे बकारी बने होते हैं। तो इस वक्त एक जो इनिशिएटिव है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, वो भी, और साथ CPEC का पैसा भी आ रहा है। लेकिन अमेरिका अगर साथ प्यार मोहब्बत वाला रिलेशन रखे, रास्ते में रोड़े मत अटकाए और स्मूथ सेलिंग रहे, तो पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता आसान हो जाता है। ख़ास तौर पर बरामदी जो मंडियाँ हैं पाकिस्तान की, उसमें यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों पाकिस्तान के लिए 2 बड़ी डेस्टिनेशन हैं। वहाँ हमें अगर सहूलत मिल जाती है तो वो ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये 2-3 इश्यूज़ हैं जो आर्मी चीफ़ के दौरे के बाद, जो भी इसका नतीजा अगर पॉजिटिव पाकिस्तान के हक़ में आता है तो एक बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है। बाज़ औक़ात ऐसे दौरों को सियासी नोयत से या सियासी ऐनक से भी देखा जाता है। जनरल बाजवा जब आखिरी दिनों गए थे तो बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि ये बड़ा लंबा इनको विज़िट मिल गया, पता नहीं अब ये जाएंगे या मज़ीद एक्सटेंशन लेंगे। चले जाना उनके लिए भी और फ़ौज के लिए भी बेहतर था। तो आई होप कि मौजूदा चीफ़ के इस विज़िट को उस एंगल से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि अभी 2 साल बाकी हैं और इलेक्शन की तारीख भी 8 ऐलान हुई हुई है। तो किसी भी सूरत में इल्तवा की भी स्पेकुलेशन नहीं की जाएगी। सियासी लीडर्स खुद अभी पूरी इत्मीनान नहीं है कि 8 को इलेक्शन होना है, लेकिन एटलीस्ट इस दौरे के नतीजे में इस तरह के कोई मानी नहीं निकलेंगे। इस तरह की बहुत सी बातें आज के प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन एक और ख़बर जिसको प्रोग्राम की इब्तिदा में हाईलाइट करना है, सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो है अनकरीब उसका भी ऐलान हो जाएगा। वो उस मामले को सॉर्ट आउट करेगा जो नवाज़ शरीफ या जहांगीर तरीन के मामले में लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन एक 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया था। PDM की हुकूमत ने जाते जाते इलेक्शन एक्ट में तरमीम की और इलेक्शन एक्ट की उस तरमीम के नतीजे में उन्होंने कहा कि नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी और ख़ुद से इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नवाज़ शरीफ की नाअहली जो थी वो भी 5 साल इस लॉ के तहत, तो वो 5 साल तो पूरे हो गए, तो नवाज़ शरीफ अब अहल हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन उनका ये कह देना काफ़ी नहीं था, वो कहते रहे बार बार, क्योंकि इसके ऊपर एक 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है। और आम तौर पर जो मुरवजा असूल ये है कि जहाँ पर किसी सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फ़ैसला और ख़ास तौर पर लार्जर बेंच का फ़ैसला हो तो उसके ऊपर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट काफ़ी नहीं होता, अनलेस कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसकी आइनी शक्ल जो है तब्दील कर दें। 621F जो आइन की शिक है जिसमें सादिक और अमीन की वजाहत की गई है, उसके तहत डिसक्वालिफिकेशन की मुद्दत का तयन आइन के अंदर नहीं है। 63 के नीचे बहुत सारी जो मॉरल टर्पिट्यूड है या दूसरी बुराइयाँ हैं उसके नीचे लिखा हुआ है 5 साल है, 3 साल है, 2 साल है, लेकिन ये जो सादिक और अमीन वाली क्लॉज़ है इसके नीचे नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं है। तो पिछले दौर में साकिब निसार साहब की सरबराही में बेंच था, बंदयाल साहब ने इस फैसले का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन इनकी नाअहली ताहयात है।
अब आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नाहली का ही केस आया हुआ था जाली डिग्री का, उसके अंदर इस मामले को टेकअप करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी हैं। लगता ही है मुझे, मैं सुप्रीम कोर्ट के मामले में उनके जजमेंट से पहले तो जजमेंट नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता ही है कि नवाज शरीफ का मामला मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर नाहली का हल होने जा रहा है और उनकी नाहली की मुद्दत का तयन 5 साल की मुद्दत जो है लिख दी जाएगी इस लॉ के नीचे। सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला दे देगी, क्योंकि एक तो वैसे ज़्यादती है, इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है कि आप किसी को ताहयात नाहल करार दे दें। दूसरा, किसी और लॉ के नीचे ताहयात नाहली की कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। बड़ी से बड़ी बुराई या गुनाह की शक्ल में भी 5 साल है, ताहयात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताहयात नाहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। मौजूदा केस इंतखाबात में तख़ीर के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी में इसकी समाअत शुरू होनी है, 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो उसके करीब करीब जाके इसका फ़ैसला आ चुका होगा। जनवरी के एंड तक फ़ैसला आ जाएगा। नवाज शरीफ अगर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, चैलेंज होंगे, नून लीग कहेगी इलेक्शन एक्ट के तहत इनको इजाज़त है, मुखालिफ फरीक चैलेंज करेगा और मामला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो उनका रास्ता खुल जाएगा। ये मेरा इस मामले में तज्ज़िया है, फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है। अगर किसी की सज़ा ख़त्म हो जाए तो ताहयात नाहली कैसे बरकरार रह सकती है? सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाहली पर 2 आरा हैं। नैब केसेस में अगर ताहयात नाहली की सज़ा सख्त है तो कत्ल की सूरत में कितनी नाहली होगी? ज़्यादती जैसे संगीन जुर्म की सज़ा भी 5 साल है। ताहयात नाहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लिक कोई नया कानून भी आ चुका है। हाल ही में इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल कर दी गई है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल करके सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62(1)(f) का फ़ैसला गैर मौसर हो चुका है। इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से ताहयात नाहली का तस्वर ख़त्म हो गया। इलेक्शन एक्ट का इतलाक़ मौजूदा इंतखाबात पर होगा। ये जो अभी फोर्थ कमिंग इलेक्शन है उसमें तमाम वो लोग जिनको पहले नाहल नहीं करार दे दिया गया हुआ, उसके लिए तो 5 साल ही है, लेकिन नवाज शरीफ के ऊपर तलवार लटक रही है उस पुराने केस की। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाहली की मुद्दत पर आइन खामोश है। पाकिस्तान की तबाही करने वाले को दोबारा सियासत में आना ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पार्लियामेंट की कानून साजी दोनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट की कानून साजी दोनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ साहब का अल अज़ीज़िया जो रेफरेंस के अंदर केस है, उसके ऊपर भी कल ही अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। वहाँ पर उनकी सज़ा तो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन जो कन्विक्शन स्टैंड अभी करती है, मेरिट के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करना है और उस कन्विक्शन में 5 साल की नाहली भी शामिल है। ये भी एक इंटरेस्टिंग है। उनके लिए यहाँ से भी कल रिलीफ मिल सकता है, या तो कल ही निकल आएगा रिलीफ या परसों निकल आएगा, इससे ज़्यादा ही मामला आगे चलने नहीं वाला। तो नवाज शरीफ के लिए रास्ता खुलने जा रहा है यहाँ से। इमरान खान के ऊपर भी तोशाखाना की तलवार लटक रही है नाहली की, तो क्या बनेगा उनका, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान शख्सियत वोडा साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन, और तारिक फजल चौधरी साहब PMLN के रहनुमा हैं, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। वोडा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप किया, वो बज़ाहिर तो मेरा तासुर यह है कि नून लीग वाले बज़िद थे कि नहीं नवाज शरीफ तो अहल हो चुका है, इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन इनके लिए एक रुकावट था वो 5 रुकनी बेंच का फैसला, वो रास्ता अब खुलने जा रहा है इनके लिए। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। सबसे पहले तो ये कि हम एक तज़िया भूल गए, जिधर जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने आज करते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए आगे चल के करते हैं उसको मैं उसी के जाविये से लेके आगे पहले इस पर जवाब दे दें, उसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, वो मैं सर जवाब देते मुनासिब समझ रहा हूँ, अगर आप मुझे जवाब दे दें। देखिए जी, सबसे पहले तो आज इंडिया ने जो इंडियन डिसीजन आया है, उसमें आपने जो एक बहुत हाईलाइटिंग टर्म देखा, वो ये देखा कि उनकी मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी डिफेंस लाइन की जब बात आई तो उन्होंने प्रायोरिटी आइन और कानून से बाला तर होकर अपने मुल्क को दी। ठीक है, मैं इसको इस तरह एनालाइज कर रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, बट जहां उनके मुल्क की बका, मुल्क की डिफेंस लाइन, पहले मुल्क। आपने इंडियन क्रिटिसाइज करें आप उनके जितने भी डिसीजंस हैं कोर्ट्स के, अदालती निज़ाम के, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो अपने मुल्क का दफा जब करने पे आते हैं तो वो सब चीज़ों को सेकेंडरी कर देते हैं। पहले पता नहीं आप उसको क्यों इतनी शाबाशी दे रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को फैसला उसने किया था इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने का, कश्मीर की खसूसियत। आपकी हुकूमत थी और आपकी हुकूमत को ये आर्टिकल ख़त्म होने से पहले पता था कि वो इंडिया ये काम करने जा रहा है। आपकी हुकूमत भी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी
वो फील करते थे। मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, इमरान खान का तो बयान सबको पता है, लेकिन उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी ये महसूस करती थी कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो बेहतर तरीके से कश्मीर का मामला हल हो जाएगा। अब आप अपनी नालायकियों पे पर्दा डालने के लिए, आपसे मुराद पाकिस्तान के जो उस वक्त के अकाबरीन थे, अब वो कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं कर दिया, आपको उस वक्त 5 अगस्त 2019 से पहले भी पता था। मेरे साहब, आपका तज्जिया, आपकी एनालिसिस, आपकी नॉलेज तो मैं उसको बीट नहीं कर सकता, ना डिबेट कर सकता हूँ। आप बाय फार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उस पर आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ जो कहना चाह रहा हूँ उसका मकसद ये कि जब अदालती निज़ाम इंडिया के मुल्क का ये है कि मुल्क पहले है, आइन बाद में, कानून बाद में, दुनिया की हर चीज़ बाद में, उनकी डिफेंस लाइन कम्स फर्स्ट, पहले उनका मुल्क है, बाद में सब कुछ है। अनलाइक, अनफॉर्चुनेटली, कि हमारे मुल्क में हर चीज़ पहले अपनी है, पहले आइन है, पहले कानून है, मुल्क चले जाए। हमने डिफेंस लाइन लगा दी साइड के ऊपर, हमने फौज को किनारे पे लगा दिया, हमने मिलिट्री कोर्ट्स को किनारे पे लगा दिया, प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है, अरबों रुपए का नुकसान कर दिया है स्टील में और पीआईए ने। उसमें भी मेरी इतला ये है कि उसमें भी कोई कोर्ट टेकअप करने वाला है। आपने रिकॉर्ड एक्ट के अंदर अरबों डॉलर का नुकसान किया है अदालती निज़ाम और उनके फैसलों ने। पाकिस्तान की तबाही, तारीखी डिसीजंस आए जिसकी वजह से रिवर्स आपने सादिक और अमीन कर दिया, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, किसी को क्वालिफाई कर दिया। ये कोरक धंधा, आज 5 का बेंच ने डिस्क्वालीफाई किसी को, 7 का बेंच को क्वालिफाई कर देगा। आज इमरान खान साहब अंदर है, कल वो भी किसी चीज तहत वापस आ जाएंगे। कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट अगर आपके कानून और डिसीजंस नहीं हुए, इसीलिए हमारा मुल्क 500 साल पीछे चला गया। हम 141 नंबर पर हैं। हम सेंचुरी नहीं बना सकते क्रिकेट मैच के अंदर, लेकिन हम अपने अदालती ढांचे और उसकी नाइंसाफियों की वजह से इस स्पीड से जा रहे हैं कि हम शायद डबल ट्रिपल सेंचुरी भी कर सर